विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा मांग का नियम और मांग के नियम को हमने सिद्ध किया। और अब इस वीडियो में पार्ट 4 में हम सीखेंगे कि वस्तु की कीमत और वस्तु के मांग के बीच में व्यस्त संबंध के कारण क्या हैं। इसको तो हमने समझ लिया कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच में व्यस्त संबंध है, लेकिन वो व्यस्त संबंध क्यों है, उसका क्या कारण है, तो उसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप देखेंगे इसके अंदर कि इसके लिए मुख्य दो कारण जिम्मेदार हैं। पहला कारण इसमें आता है आय का असर और दूसरा कारण आता है स्थापन्न असर। तो स्थानापन्न असर दूसरा है और पहला नंबर है आय का असर। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं जरा। सबसे पहले देखिए आय असर या आय का असर किस तरह से वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में व्यस्त संबंध बताता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे ग्राहक की मुद्रा की आय स्थिर हो, यानी ग्राहक को जो उसको आवक मिलती है हर महीने हर दिन, वो उसकी आवक अगर स्थिर रहे और ऐसी परिस्थिति में अगर वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की कीमत घटने से उसकी खरीद शक्ति में वृद्धि होगी, यानी उस ग्राहक की खरीद शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और खरीद शक्ति जब बढ़ेगी तो फिर उसकी वास्तविक आवक बढ़ेगी। अब आप पूछेंगे वास्तविक आवक क्या है, तो वास्तविक आवक आप समझाएंगे कि वास्तविक आवक अर्थात वस्तु या सेवा के संदर्भ में प्रस्तुत होने वाली आय को वास्तविक आवक कहते हैं। वस्तु या सेवा के संदर्भ में प्रस्तुत होने वाली आय को क्या कहते हैं, इसको वास्तविक आय कहा जाता है। तो उसकी वास्तविक आय में क्या होगी, वृद्धि होगी खरीद शक्ति बढ़ने की वजह से। और वास्तविक आय का मतलब हुआ कि खरीदने के लिए जो उसके पास पर्याप्त आवक है तो वह आवक उसकी वास्तविक आवक हो गई। अब इसको हम थोड़ा उदाहरण से समझे तो जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर एक तो खरीदी किया है इकाई में, प्रति इकाई खरीदी बताया है। उसके बाद है दूसरा कॉलम है वस्तु की कीमत है और तीसरा कॉलम है ग्राहक की आय। और ये ग्राहक की कैसी आय है, वास्तविक आय है, या वस्तु की खरीदी के संदर्भ में उसके पास इतनी आय है ग्राहक के पास। तो अब ये ध्यान रखना है कि ग्राहक की मुद्रा की आय स्थिर है और उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि अगर ग्राहक की आय 100 रुपए उसकी खर्च करने की शक्ति है और सामने वस्तु की कीमत 100 रुपए है, तो वह 100 रुपए दे करके एक इकाई प्राप्त करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह ग्राहक उसके पास 100 रुपए है और वस्तु की कीमत भी 100 रुपए है, तो 100 रुपए दे करके वह एक इकाई प्राप्त कर लेता है। लेकिन अब मान लो कि वस्तु की कीमत घट गई और घट के कितनी हो गई, 50 रुपए हो गई, तो इसकी तो वास्तविक आय कितनी है, 100 रुपए इसके पास तो ऑलरेडी है ही। तो ये 100 रुपए में एक के बदले कितनी इकाई खरीद लेगा, 2 इकाई खरीद लेगा। अब यहां देखिए आपकी मांग बढ़ गई, तो मांग क्यों बढ़ी यहाँ पर, क्योंकि कीमत क्या हो गई, घट गई और उसकी खरीद शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई, वास्तविक आय बढ़ गई। इस तरह से अगर ग्राहक की मुद्रा की आय स्थिर है और वस्तु की कीमत घटती है तो ऐसी परिस्थिति में ग्राहक की खरीद शक्ति बढ़ने की वजह से या वास्तविक आय की बढ़ने की वजह से ग्राहक वस्तु की मांग क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो पहले एक इकाई मांगता था, अब वो कितनी इकाई मांग करेगा, 2 इकाई की मांग करेगा वस्तु की कीमत घट जाने से। इस तरह से कीमत घटने से खरीद शक्ति में वृद्धि हुई और खरीद की शक्ति में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि हुई। इसी असर को हम कहेंगे आय का असर। ये आय का असर कहा जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आय का असर क्या है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट इसका दूसरा कारण है स्थानापन्न असर। स्थानापन्न असर के बारे में हमने देख लिया। स्थानापन्न जो है वैकल्पिक वस्तु के बारे में दर्शाता है। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु अगर है तो वो स्थानापन्न असर के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे हमारे पास 2 वस्तु है, एक मूल वस्तु है और दूसरी स्थानापन्न वस्तु है। तो मूल वस्तु की कीमत अगर घटे और स्थानापन्न वस्तु जो है तो वह उसकी अपेक्षा सस्ती हो जाती है। अगर मूल वस्तु की कीमत घट जाती है तो स्थानापन्न वस्तु की अपेक्षा वह वस्तु कैसी हो जाती है, सस्ती लगने लगती है।
इसलिए ग्राहक क्या करता है, ग्राहक मूल वस्तु की मांग को बढ़ा देता है और उसको हम कहते हैं स्थानापन्न असर। क्यों, ये मांग क्यों बढ़ी, क्योंकि स्थानापन्न वस्तु कीमत जो है स्थिर रही और मूल वस्तु कीमत क्या हो गई, घट गई। इसको भी हम उदाहरण से समझेंगे। इसके लिए एग्जांपल देखिए, एक हमने मूल वस्तु लिया, मान लो तो हमने इसके लिए कॉटन पैंट लिया, दूसरा स्थानापन्न वस्तु हमने लिया जींस पैंट लिया। सो सामान्य रूप से ग्राहक कॉटन पैंट पहनता है और उसके बदले में अगर वो चाहे तो जींस पैंट भी ले सकता है क्योंकि उसका विकल्प है। तो यह स्थानापन्न वस्तु हो गई। अब जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय मूल वस्तु की कीमत यानी कॉटन पैंट की कीमत 800 रुपए है और साथ साथ में जींस पैंट की कीमत भी 800 रुपए है। तो उसके पास दोनों विकल्प पे कोई भी वस्तु ले लेगा वो, चाहे वो जींस पैंट ले ले चाहे वो मूल वस्तु उसकी जो है कॉटन पैंट ले ले। तो वो कॉटन पैंट मान लो लेता है 800 रुपए में। अब मान लो ऐसा होता है कि उसका स्थानापन्न वस्तु जींस जो है उसकी कीमत मान लो उतनी ही है, 800 रुपए हो गई, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन किसी भी कारण से कॉटन पैंट की कीमत घट गई और वो घट की कितनी हो गई, 500 हो गई। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करेगा वो, ऐसी परिस्थिति में वह स्थानापन्न वस्तु को छोड़ करके और अपनी मूल वस्तु जो थी उसकी मांग को बढ़ा देगा। वो उसकी डिमांड क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा, ज्यादा इकाई की मांग करने लगेगा। तो इस तरह से ये जो असर आप देख रहे हैं, इस असर को कहा जाता है स्थानापन्न असर कहा जाता है। तो स्थानापन्न वस्तु का मूल्य स्थिर होने से, मूल वस्तु का मूल्य घटने से मूल वस्तु की मांग ग्राहक बढ़ाता है, जो स्थानापन्न असर कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, आपका ये प्रश्न यहाँ पूरा होता है कि आय का असर क्या है और दूसरा नंबर क्या है कि स्थानापन्न असर क्या है। ये दोनों के बारे में अपने चर्चा किए। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। आपका वो नेक्स्ट प्रश्न है मांग के नियम के अपवाद। तो जरा उसके बारे में देखते हैं कि मांग के नियम का अपवाद क्या है। तो आप इसके बारे में देखें तो मांग के नियम का अपवाद है एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो मांग का नियम में हमने सीखा कि मांग के नियम में कीमत और मांग दोनों में व्यस्त संबंध है। वस्तु की कीमत, वस्तु की मांग दोनों में व्यस्त संबंध है, ऐसा हमने सीखा। लेकिन कुछ ऐसे भी अपवाद हैं कि जिसमें मांग का नियम लागू नहीं पड़ता है। तो मांग का नियम लागू नहीं पड़ता का मतलब क्या हुआ कि कीमत भले घटे मांग नहीं बढ़ेगी, कीमत भले बढ़े मांग नहीं घटेगी, तो यानी वो नियम लागू पड़ता नहीं है। तो ऐसे कौन सी बातें हैं वो देखते हैं। इसके लिए हम 4 पॉइंट का अभ्यास करेंगे। पहला पॉइंट हमने इसमें लिया है प्रतिष्ठा मूल्य वाली वस्तुएं। अब इसके बारे में समझिए जरा। तो प्रतिष्ठा मूल्य वाली वस्तुएं ये क्या हैं? तो प्रतिष्ठा मूल्य वाली वस्तुएं सोना है, चांदी है, महंगी कार है, महंगा मोबाइल है, महंगा टीवी है, बराबर। तो ये वस्तुएं सब कैसी हैं? ये लग्जरियस वस्तुओं के अंतर्गत आता है और ये जीवन जरूरी नहीं है, ये प्राथमिक वस्तुएं नहीं आती हैं। तो ऐसी मूल्य की वस्तुएं, इनका मूल्य अधिक होता है, इस वजह से इनको बोलते हैं प्रतिष्ठा मूल्य वाली वस्तुएं कहा जाता है। अब यह वस्तुएं खरीदी क्यों जाती हैं? तो यह वस्तुएं खरीदी इसलिए जाती हैं कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि करती हैं। कोई भी व्यक्ति अच्छा मोबाइल रखेगा, कोई भी व्यक्ति ज्यादा सोना चांदी पहना होगा, कोई भी व्यक्ति के पास ज्यादा महंगी कार होगी, तो वह व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा, ऐसा समाज में माना जाता है। और ऐसा वह व्यक्ति भी मानेगा कि मेरे पास महंगी कार है तो मुझे लोग बड़ा आदमी समझेंगे, मुझे लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति कहेंगे। तो ये व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वह अब इनमें कितनी भी कीमत बढ़े लेकिन वो जरूर खरीदेगा। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा खरीद नहीं पाएगा, उसे वही व्यक्ति खरीद पाएगा जो कैसा होगा, धनवान व्यक्ति होगा। तो धनवान व्यक्ति क्या धारणा करता है कि वस्तु महंगी हो या कीमत बढ़े तो वस्तु को खरीदो और कीमत घटे तो वस्तु को मत खरीदो, क्योंकि कीमत बढ़ने पर खरीदेगा तो उसका प्रतिष्ठा अधिक दिखाई देगी और कीमत घटने पर खरीदेगा तो उसकी प्रतिष्ठा घटेगी, ऐसा वो धारणा करता है। इस धारणा की वजह से ऐसी वस्तुओं को पर मांग का नियम लागू नहीं पड़ता है। तो हम क्या देख पाते हैं ऐसे में कि कीमत और मांग में सीधा संबंध दिखाई देता है। और वो संबंध क्या दिखता है कि कीमत घटने पर वस्तु की मांग घट जाती है और कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। क्यों? ये मांग करने वाला कौन व्यक्ति है?
वो व्यक्ति धनवान वर्ग है, और धनवान वर्ग है तो उसके लिए पैसे की कोई ज्यादा मतलब तकलीफ नहीं है, कोई तंगी नहीं है। इस वजह से वह क्या करेगा, अपने प्रतिष्ठा को देखते हुए अधिक से अधिक कीमत वाली वस्तु खरीदने का प्रयास करेगा और कम से कम कीमत वाली वस्तु को अवॉइड करेगा वो। तो ये देखो, पहले में प्रतिष्ठा मूल्य वाली वस्तुएं हैं, तो ये मांग के नियम यहाँ पर लागू पड़ता नहीं है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट है अत्यंत सस्ती वस्तुएं। अब अगर अत्यंत सस्ती वस्तुओं की बात करें तो यहां भी मांग का नियम लागू नहीं पड़ता है। अत्यंत सस्ती वस्तुएं कैसे, नमक है, समाचार पत्र है, दिया सलाई है, पिन है, स्टेपलर पिन है, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये इनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो अब इनकी कीमत घटे बढ़े तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो व्यक्ति जितना यूज करता है उतना यूज करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी कीमत घट गई या बढ़ गई। तो क्योंकि इसके अंदर आय का बहुत छोटा हिस्सा खर्च होता है, यानी ज्यादा खर्च करने की इसमें जरूरत पड़ती नहीं है। इस वजह से मांग का नियम यहाँ पर अत्यंत सस्ती वस्तुओं पर लागू नहीं पड़ता है। तो कीमत में भले न कमी वृद्धि हो, लेकिन मांग में इसमें कोई असर देखने को नहीं मिलता है। न कीमत बढ़ने से मांग घटती है, न कीमत घटने से मांग बढ़ती है, ऐसा कुछ भी देखने को मिलता नहीं है। तो ये वो अत्यंत सस्ती वस्तुएं। तो दो चीज क्लियर हो गई। अब आता है तीसरा पॉइंट है हल्के प्रकार की वस्तुएं या निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं। अब ध्यान रखिएगा, दोनों कॉमन लगते हैं देखने में। ये अत्यंत सस्ती वस्तुएं हैं, ये चीज अलग है, और ये क्या है, हल्के प्रकार की, यानी जिसकी गुणवत्ता कम हो, ऐसी वस्तु है। तो दोनों में अंतर है। तो ये वस्तुएं हैं, तो यहाँ भी मांग का नियम लागू नहीं पड़ता है। इसको समझते हैं पहले हम। तो आपको बताना है इसके अंदर कि सर्वप्रथम यह ख्याल सर रॉबर्ट गिफन नामक अर्थशास्त्री ने दिया, यानी हल्के प्रकार की वस्तुओं का जो नियम मांग पर लागू नहीं पड़ता है, तो वह नियम बताने वाले सर्वप्रथम सर रॉबर्ट गिफन नामक के अर्थशास्त्री थे। और इसीलिए इन हल्के प्रकार की वस्तुओं को या निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं को गिफन वस्तुएं भी कहा जाता है। इनका गिफन वस्तुएं नाम दिया गया है। अब देखते हैं जरा कि ये वस्तुएं होती कौन सी हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु और निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु। तो जैसे गेहूं है, इसको हम उच्च गुणवत्ता वाला अनाज कहेंगे। उसके बदले में ज्वार है तो उसको हम निम्न गुणवत्ता वाला कहेंगे। ये जो धनिक वर्ग खाएगा, सामान्य वर्ग खाएगा, ये गरीब वर्ग खाएगा। तो गरीब वर्ग के लिए ज्वार है, तो अन्न के लिए गेहूं है। तो जबकि दोनों का काम वही है, बराबर, लेकिन गुणवत्ता के में दोनों में अंतर है। शुद्ध घी, वनस्पति घी, ये गरीब वर्ग के लिए है वनस्पति घी, अन्य वर्ग के लिए शुद्ध घी। और यहाँ भी दोनों के गुणवत्ता में अंतर है। इसकी हाई क्वालिटी है, इसकी लो क्वालिटी है। बासमती चावल, साधारण चावल, यहाँ भी देखिए दोनों में अंतर है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु कैसी होती है, महंगी होती है, और निम्न गुणवत्ता वाली कैसी वस्तु होती है, सस्ती वस्तु होती है। तो ये सस्ती वस्तु होने की वजह से इसका उपभोग करने वाला कौन होता है, गरीब वर्ग होता है। तो गरीब वर्ग हमेशा निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु का उपभोग करता है अपने जीवन को चलाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में अब मान लो इन वस्तुओं की कीमत घटे, ऐसी निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु की कीमत घटे, तो क्या होना चाहिए, तो इनकी मांग बढ़ जानी चाहिए। ज्वार की मांग बढ़ जानी चाहिए, वनस्पति घी की मांग बढ़ जानी चाहिए, साधारण चावल की मांग बढ़ जानी चाहिए। कब, कीमत घटे तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है कि जब इनकी कीमत घटती है, क्योंकि इसका वर्ग, गरीब वर्ग इसका उपयोग कर रहा है, तो गरीब वर्ग जो है उसकी खरीद शक्ति बढ़ जाती है। जब निम्न गुणवत्ता वाली वस्तु की कीमत घट जाती है, तब गरीब वर्ग की खरीद शक्ति बढ़ जाती है। और जब उसकी खरीद शक्ति बढ़ जाती है, तब वो सोचता है कि चलो हम थोड़ी अच्छी वस्तु खाएं या हम अच्छी वस्तु का उपभोग करें। तब यहाँ नहीं लौटता है, वो सीधा आगे बढ़ जाता है। और कहाँ बढ़ जाता है, उच्च गुणवत्ता की तरफ चल जाता है। अगर वो ज्वार खा रहा है तो गेहूं की मांग करने लगता है। अगर वो वनस्पति घी खा रहा है तो शुद्ध घी की मांग करने लगता है। अगर वो साधारण चावल खा रहा है तो बासमती चावल की मांग करने लगता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वह जो गरीब तबका है, गरीब वर्ग है, कीमत घटने से, खरीद शक्ति बढ़ने से वह अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु को पाने का प्रयास करता है, उसकी मांग बढ़ा देता है। तो इस वजह से यहाँ भी देखिए मांग का नियम लागू नहीं पड़ रहा है,
क्योंकि कीमत घटने पर उसको इसकी मांग बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ मांग न बढ़ा करके वो उच्च गुणवत्ता की वस्तु की मांग बढ़ा दिया। तो ऐसे प्रकार के जो है वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, गिफन वस्तुएं कहेंगे। और गिफन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, मांग का नियम प्रभावित इस पर नहीं करता है। और अंतिम पॉइंट आज लेते हैं, चौथा पॉइंट है, लास्ट है, ग्राहकों की पसंदगी। अब ग्राहकों की पसंदगी जो है, ग्राहक है बाजार का राजा। ग्राहक को अगर कोई चीज पसंद आ गई तो कीमत उसके सामने नहीं आने वाली है, या कोई भी कीमत हो अपनी वस्तु पाके रहेगा, कुछ भी करके रहेगा। तो ऐसे में देखिए, ग्राहक की धारणा अगर है कि भाई मुझे ये कलर ही चाहिए, जैसे कार खरीदने गया, बाइक खरीदने गया, नहीं मुझे तो यही कलर चाहिए, भले कितना भी भाव हो, यही ब्रांड चाहिए, मुझे अमुक कंपनी का ही चाहिए, निश्चित वस्तु चाहिए। अगर उसके मन में ऐसी धारणा बन गई कि मुझे तो यही लेना है, इसके अलावा नहीं लेना है, तो ऐसी परिस्थिति में कीमत का प्रभाव वस्तु की मांग पर नहीं पड़ता है। भले कीमत अधिक होगी तो भी वस्तु की मांग करेगा, या भले वस्तु की कीमत कुछ भी हो लेकिन वो वस्तु की डिमांड अपनी जगह पर करेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका ये टॉपिक ही क्लियर हुआ कि मांग के नियम के अपवाद। उसके अंदर अपने ने 4 पॉइंट समझा अच्छी तरह से। प्रतिष्ठा मूल्य वाली वस्तुएं, अत्यंत सस्ती वस्तुएं, हल्के प्रकार की वस्तुएं या निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं, और ग्राहकों की पसंदगी। ये 4 पॉइंट हमने समझा इसके अंदर। और अब अगले पार्ट में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।